हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में सबसे पहले ये सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई और जी हैं। इक्वेशन नंबर 2 में 2 वेरिएबल हैं वाई एंड जी और इक्वेशन नंबर 3 में सिर्फ एक वेरिएबल है जी इक्वल है 2 के। तो इस सिस्टम को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा आसान है। हम अगर इक्वेशन नंबर 3 से देखें तो हमें पता है कि z इज इक्वल टू 2, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर हम इस z इक्वल 2 को पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 करने से हमें मिलेगा y प्लस 3, जो कि z की वैल्यू हमें पता है 2, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लिख सकेंगे y प्लस 6 इज इक्वल टू 5, या फिर y इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब हमारे पास z की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। इन दोनों वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें x मिल सकता है। पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, सॉरी y एंड z, put the values of y and z in equation 1। वो करने से हमें मिलेगा x माइनस 2y जो कि -1 है और प्लस 3z जो कि 2 है, दैट इज इक्वल टू 9। सो x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, या फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 माइनस 2 माइनस 6। 9 माइनस 2 इज 7, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। सो सॉल्यूशन इज x जो कि 1 है, y -1 है और z जो कि 2 है। यानी इस सिस्टम को हमने सॉल्व कर लिया और इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हम ये जानते हैं कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, यानी ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और फिर इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि सिस्टमैटिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमारे पास सारे इस तरह के ना हो कि पहली इक्वेशन में 3 वेरिएबल हों, फिर 2 वेरिएबल हो और फिर 1 वेरिएबल हो, तो इस तरह के सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो इक्विवेलेंट सिस्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। इक्विवेलेंट सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके सॉल्यूशन सेट सेम हो, यानी एक सिस्टम में कुछ चेंजेस कर लेने से जो नया सिस्टम बने तो हम अपनी आसानी के लिए उस नए सिस्टम को सॉल्व करना समटाइम्स आसान हो जाता है, लेकिन उनके सॉल्यूशंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उनमें सबसे पहले तो ये है कि इंटरचेंज टू इक्वेशंस। अगर हमारे पास एक सिस्टम दिया गया और उसमें ढेरों इक्वेशंस हैं तो हम किसी भी 2 इक्वेशंस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2, मल्टीप्लाई एन इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। किसी भी एक इक्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और नंबर 3 जो काफ़ी अहम है कि ऐड अ मल्टीपल ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन, कि किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड किया जा सकता है। तो बेसिकली सिर्फ यही 3 ऑपरेशंस हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, इसमें हम पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन का नाम देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कि क्या टेक्निक अपनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास x मौजूद है तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके बाद वाली जो 2 इक्वेशंस हैं इन दोनों में x ना हो, यानी पहले वाले सिस्टम की तरह ही बनाने जा रहे हैं कि पहली इक्वेशन में 3 वेरिएबल हों, दूसरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हों और तीसरी में सिर्फ 1 वेरिएबल हो, ताकि हम उसे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करके आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, तो सबसे पहले इस सिस्टम पे हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको 0 बनाने वाले हैं। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अब देखें कि पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ऐड कर देने से ये जो -x है यहां से ये खत्म हो जाएगा। ऐड फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड
इक्वेशन टू प्रोड्यूस न्यू सेकंड इक्वेशन। ये भी याद रहे कि हम किस इक्वेशन में चेंज करने जा रहे हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करने जा रहे हैं और चेंज भी करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में चेंज करेंगे। इट मीन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन एज इट इज रहेंगी। x माइनस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है तो ये एज इट इज रहेगी। थर्ड इक्वेशन भी चेंज नहीं होगी। 2x माइनस 5y प्लस 5z दैट इज इक्वल टू 17। तो जो चेंज आने वाली है वो सेकंड इक्वेशन में चेंज आएगी। तो हम सेकंड इक्वेशन को एक डिफरेंट कलर से लिखते हैं। देखिए हम जब इनको ऐड करने वाले हैं तो x और माइनस एक्स ऐड होंगे तो 0, हम उसको नहीं लिखते। माइनस 2y और 3y ऐड होंगे तो ओनली y, और 3z और दूसरे में चूंकि z कंपोनेंट नहीं है वो ऐड होंगे तो 3z दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स ऐड होगी। 9 और माइनस 4 को ऐड करने से यहाँ 5 मिलेगा। ओके, तो अब इस इक्वेशन में देखिए कि हमारे पास पहली इस सिस्टम में देखिए हमारे पास दो सिस्टम बन गए। एक पहला सिस्टम है ये और एक ये सिस्टम है नंबर 2। ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट भी हैं, यानी 1 का जो सॉल्यूशन होगा 2 का सॉल्यूशन भी वही होगा। तो अब हम इस x को यहाँ से चेंज खत्म करने वाले हैं, क्योंकि पहली इक्वेशन में 3 वेरिएबल, दूसरी में 2 और तीसरी में 1 वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ से x और y खत्म करेंगे। तो पहले इस x को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि रो ऑपरेशन ही यूज़ करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कैसे कि इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके या माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर दें तो ये x यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यूँ कहें कि ऐड -2 टाइम्स इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मीन पहली इक्वेशन, विद थर्ड इक्वेशन to get a new third equation। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नई इक्वेशन बननी है वो थर्ड इक्वेशन में कुछ चेंज होगी। पहली दो इक्वेशंस एज इट इज लिखी जाएंगी। तो हम लिखते हैं x माइनस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 भी एज इट इज लिखेंगे y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। तो चेंज चूंकि इक्वेशन नंबर 3 में आ रही है तो हम इक्वेशन नंबर 3 को एक डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। तो 2x और माइनस 2x 0x हो जाएगा। ये देखिए माइनस 5y और माइनस 2y यानी ये बन जाएगा 4y। माइनस 5y और 4y को ऐड करेंगे तो माइनस y मिलेगा हमें। ओके, इसी तरह ये 5z और ये 3z को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6z बन जाएगा। सो -6z प्लस 5z विल बी -z एंड दैट इज इक्वल टू 17 और -2 टाइम 9 तो वो बन जाएगा -18 और 17 तो ये -1 हमें मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि बतदरीज वेरिएबल्स कम हो रहे हैं। ओके, तो पहली इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास 2 y और z हैं। तो हम ये चाहेंगे कि तीसरी इक्वेशन में y ना हो। इस y को ख़त्म करने के लिए देखिए हम बड़ी आसानी से सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो थर्ड इक्वेशन में से y ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो हम ये लिखते हैं कि ऐड सेकंड इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन टू प्रोड्यूस न्यू थर्ड इक्वेशन। तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज लिखी जाएगी x माइनस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 में भी कोई चेंज नहीं आएगी, y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 5। तो चेंज आ रही है तो इक्वेशन नंबर 3 में आ रही है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूँ होगी, y और माइनस y को ऐड करने से 0y, 3z और माइनस z को ऐड करने से बनेगा 2z और राइट साइड पे 5 और -1 को ऐड करने से हमें मिलेगा 4। ओके, तो देखें कि हमारे पास पहली इक्वेशन में x y z हैं, दूसरी इक्वेशन में y और z हैं और तीसरी इक्वेशन में z है। लेकिन इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए हम z का कोएफिशिएंट भी 1 बना सकते हैं। देखें कैसे। हम ये जानते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में कि हम किसी भी एक इक्वेशन को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन
बाय 1/2 टू प्रोड्यूस न्यू थर्ड इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखी जाएगी x माइनस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 5। और थर्ड इक्वेशन में जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों को तो ये बन जाएगा z इक्वल टू। ओके, तो ये पहले वाले सिस्टम की तरह ही बन चुका है। हम देखें यहाँ से z हमें मिल गया, z इक्वल टू, अगर हम इस z की वैल्यू इससे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलेगा y प्लस 3 z की जगह 2 दैट इज इक्वल टू 5, या फिर y इज इक्वल टू -1। ओके, तो इस y और z की वैल्यू हम अगर इससे भी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मिलने वाला है x माइनस 2 y माइनस 1 है प्लस 3 और z जो कि 2 है दैट इज इक्वल टू 9। सो x प्लस 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9, या फिर x प्लस 8 इज इक्वल टू 9, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिला वो क्या है? सॉल्यूशन इज 1 -1 एंड 2। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है इस सिस्टम का भी। ओके, तो हम यहाँ साथ लिख लेते हैं कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके ओके, तो अब इसी तरह हमारे पास एक नया सिस्टम है जिसमें ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। हम देखें कि फर्स्ट इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं x2 और x3। सेकंड इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हैं x1 और x3, और थर्ड इक्वेशन में भी दो ही वेरिएबल हैं x1 और x2। लेकिन टोटल इस पूरे सिस्टम में जो तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हैं x1, x2 और x3, इसको हम रीअरेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें, हम ये चाहेंगे कि ये जो x1 है ये पहली इक्वेशन में इंक्लूड हो, दूसरी इक्वेशन में x1 ना हो, x2 और x3 इंक्लूड हो, और तीसरी इक्वेशन में x1 और x2 मिसिंग हो, ओनली x3 हो, ताकि हम उसे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिप्लेस कर देंगे। इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। हम ये जानते हैं कि हम किसी भी दो इक्वेशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन लिखी जाएगी x1 माइनस 3x3 दैट इज इक्वल टू -1। सेकंड इक्वेशन लिखी जाएगी x2 माइनस x3 दैट इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन तो चेंज ही नहीं हुई, -x1 प्लस 3x2 दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x1 इंक्लूड है। हम ये चाहेंगे कि किसी और इक्वेशन में x1 ना हो, तो हम इस x1 को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो देखिए कि ये कैसे हो सकता है कि ऐड फर्स्ट इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन टू गेट न्यू थर्ड इक्वेशन। चेंज किस में आने वाली है? थर्ड इक्वेशन में चेंज आने वाली है। सो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज x1 माइनस 3x3 दैट इज इक्वल टू -1। सेकंड इक्वेशन में भी चेंज नहीं होगी, x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन में चेंज होगी तो उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? -x1 और प्लस x1 0, 3x2, और पहली इक्वेशन में x2 नहीं है तो ये बन जाएगा 3x2, और थर्ड इक्वेशन में 3x2 और थर्ड इक्वेशन में x3 तो है ही नहीं, और पहली इक्वेशन में -3x3 है तो ये -3x3 इक्वल होगा -1 और 1 को ऐड करने से 0। ओके, तो नेक्स्ट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ x2 देखें, सेकंड इक्वेशन में x2 इन्वॉल्व है, तो निचली इक्वेशन में x2 नहीं होना चाहिए। यहां से x2 खत्म करने के लिए हम फिर रो ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -3 एंड ऐड विद इक्वेशन 3, यानी थर्ड इक्वेशन में -3 टाइम सेकंड इक्वेशन ऐड करने वाले टू प्रोड्यूस
न्यू थर्ड इक्वेशन कि चेंज किस में आने वाली है, थर्ड इक्वेशन में चेंज आने वाली है। तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज लिखे जाएंगे, x1 माइनस थ्री एक्स थ्री इक्वल टू -1, सेकेंड इक्वेशन x2 माइनस एक्स थ्री दैट इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन में 3x2 और माइनस थ्री एक्स टू, तो ये बन जाएगा 0। ओके, इसी तरह -3x3 और +3x3 बन जाएंगे, तो ये भी 0 बन जाएगा। सो 0 दैट इज इक्वल टू, और इधर भी जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 0 ही बनेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास इक्वेशंस दो रह गई, क्योंकि तीसरी इक्वेशन में तो सारे 0 बन चुके हैं। तो टोटल जो सिस्टम बना हमारे पास वो ये है, x1 माइनस थ्री एक्स थ्री दैट इज इक्वल टू -1, और सेकंड में है x2 माइनस एक्स थ्री दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इक्वेशंस दो हैं जबकि वेरिएबल्स तीन हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक वेरिएबल को फ्री करना होगा। तो और किसको फ्री करेंगे, लास्ट में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो x3 लास्ट में वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए हम x3 को फ्री कर देते हैं। लेट x3 दैट इज इक्वल टू t वेयर t इज एनी रियल नंबर। तो अगर x3 t हो तो x1 किसके इक्वल बन जाएगा, x1 माइनस थ्री टी विल बी -1, और x2 माइनस टी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकेंगे x1 इज इक्वल टू -1 प्लस थ्री टी, x2 इज इक्वल टू टी, और x3 तो हमें पहले ही पता है कि वो t है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन सेट अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक ऑर्डर ट्रिपल लिखेंगे जिसमें x1 -1 प्लस थ्री टी, x2 लिखेंगे जो कि t है, और x3 लिखेंगे जो कि t है। इसी तरह, और t कहाँ से, t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो देखें कि सॉल्यूशन सेट में इस t पर डिपेंड करता है कि कितने एलिमेंट हैं। t चौके एक रियल नंबर है और इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इससे हमें यह पता चला कि ये जो सिस्टम इस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया है ये भी कंसिस्टेंट ही है, और इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि दिस इज कंसिस्टेंट, और इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो भी कंसिस्टेंट ही था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल है कि x1 माइनस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू 1, 2x1 माइनस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू, एंड x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू -1। अब इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है और देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट करता है, और टेक्निक हमारी वही रहेगी जो हम पहले कर चुके हैं कि पहली इक्वेशन में वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा हो, उसके बाद बतदरीज वेरिएबल्स एक एक कम करते चले जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पहली इक्वेशन में हमारे पास x1 है, तो यहाँ दूसरी से 2x1 को ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय -2 एंड ऐड विद सेकंड इक्वेशन to produce new second equation। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड तो चेंज नहीं होने वाले, x1 माइनस थ्री एक्स टू प्लस एक्स थ्री दैट इज इक्वल टू 1, और थर्ड इक्वेशन भी एज इट इज लिख लेते हैं, x1 प्लस 2x2 माइनस थ्री एक्स थ्री दैट इज इक्वल टू -1। तो सेकंड इक्वेशन में चेंज है। सेकंड इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम, जब इनको ऐड करेंगे -2 टाइम तो ये बन जाएगा 0x1, और -2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6x2, और -x2 जब इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5x2, और इसी तरह से -2x3 और -2x3 तो ये बन जाएगा -4x3 दैट इज इक्वल टू -2 और +2 इक्वल है 0 के। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इस x1 को भी ख़त्म करना है। तो इसको कैसे करेंगे जी, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय -1 एंड ऐड विद थर्ड इक्वेशन to produce
न्यू थर्ड इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन चेंज नहीं होंगी, सिर्फ थर्ड इक्वेशन में चेंज होनी है। तो हम लिखते हैं x1 माइनस 3x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 1, 5x2 माइनस 4x3 दैट इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन में जब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको -1 से मल्टीप्लाई करके x1 में ऐड करेंगे तो 0x1। इस तरह -3x2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3x2 बन जाएगा, और 2x2 के साथ ऐड होगा तो 5x2। ओके, और x3 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x3, और ये -3x3 ऐड होंगे तो -4x3 दैट इज इक्वल टू, इसको 1 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ये -1 ये इक्वल होगा -2 के। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहीं से हमें एक बात पता चल रही है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में देखा जाए तो 5x2 माइनस 4x3 0 के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 3 में देखा जाए तो 5x2 माइनस 4x3 -2 के इक्वल है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों और उनका एक ही कम्बिनेशन 0 के इक्वल भी हो और -2 के इक्वल भी हो। या फर्दर थोड़ा सा इसको हम रो ऑपरेशंस की सेंस में देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई second equation by -1 and add with third equation to produce न्यू थर्ड इक्वेशन। यानी हम अब चेंज किस में करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन में चेंज करने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज लिख देते हैं, x1 माइनस 3x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 1, 5x2 माइनस 4x3 दैट इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन में जब हम चेंज करेंगे तो ये होगा 5x2 और माइनस 5x2 0, और माइनस 4x3 प्लस 4x3 0 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इक्वल है -2। तो यहाँ पर गड़बड़ है कि 0 लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पर है -2। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी हमें यह पता चला कि ये जो सिस्टम था हमारे पास ये इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो अब जरा इनको ग्राफ्स की मदद से भी हम देख लेते हैं कि कैलकुलस में आपने ये पढ़ रखा होगा कि जो एक लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में होती है वो एक प्लेन को शो करती है। इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है। तो ये 3 प्लेन हैं और इनका आंसर यूनिक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों प्लेन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो 3 प्लेन यहाँ पर ड्रा किए गए हैं और इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये एक पॉइंट है 1, -1 एंड 2। और आप देख सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो भी यही था 1, -1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम है वो भी कंसिस्टेंट ही, लेकिन उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते थे। तो ये तीनों प्लेन्स ही हैं, वो 3 प्लेन यहाँ पर ये ड्रा किए गए ये ब्लू में, और ये तीनों प्लेन एक लाइन की फॉर्म में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्लेन, ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला प्लेन इस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, और इससे पीछे भी है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो 3 प्लेन दिए गए हैं ये तीनों कभी भी एक पॉइंट पर या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं करते, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो जैसा कि लाइंस में ऐसा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारे पास 3 लाइंस दी गई हों तो हो सकता है वो तीनों लाइनें कुछ इस तरह से मिलें कि 2 इंटरसेक्ट कर रही हों यानी उनका यूनिक सॉल्यूशन हो, वो दोनों पैरेलल हों यानी उनमें कोई भी सॉल्यूशन ना हो, और वो दोनों लाइनें कोलिनियर हों यानी एक ही लाइन हो, तो फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हमने 3 अलग अलग केसेस में डिस्कस कर लिए।